कल की क्लास में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ पढ़ लिया था और बिलासपुर के आसपास के क्षेत्र में जो भी हमारा जंगल सत्याग्रह हुआ था वो वाला पार्ट भी कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो है धमतरी, रायपुर और दुर्ग के आसपास के क्षेत्र में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ वो पार्ट कवर करेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले जितने जंगल सत्याग्रह हैं वो वाला पार्ट आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आज की क्लास से जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैचिंग में पूछे जाते हैं। कौन सा सत्याग्रह कब हुआ, कब चालू हुआ, कब उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये सब पार्ट जो है आज की क्लास से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं हम क्लास। और सबसे पहले देखते हैं धमतरी में आंदोलन। तो जैसे ही हमने कल पढ़ा था कि एक महाकौशल राजनीतिक परिषद का अधिवेशन होता है अप्रैल 1930 में, जिसमें पहले जवाहरलाल नेहरू जो उसकी अध्यक्षता करने वाले रहते लेकिन वो नहीं आ पाते, गिरफ्तार हो जाते हैं। तो सेठ गोविंद दास उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो उस सम्मेलन में जो है धमतरी से नारायण राव मेघावले भी भाग लेने गए रहते हैं। तो वो उस सम्मेलन से जब भाग लेकर वापस आते हैं धमतरी में, तो सबसे पहले जो है धमतरी में आकर वो जो है महाकौशल राजनीतिक परिषद के अधिवेशन से भाग लेकर आते हैं। तो वो धमतरी में आकर सबसे पहले नारायण राव मेघावले के द्वारा जो है नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है और नमक बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नारायण राव मेघावले जो रहते हैं वो धमतरी में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और वो जो नमक बनाते हैं उस नमक को वहां पर खरीद लेते हैं सेठ करण तेजपाल। ठीक है, तो नमक कानून बनाना ही केवल या नमक कानून तोड़ना ही एक उद्देश्य नहीं था, वो जो नमक बना रहे थे उस नमक को वो बेच भी देते थे। तो यहाँ पर जो है उस नमक को जो नारायण राव मेघावले ने बनाया तो उस नमक को खरीदे थे सेठ करण तेजपाल। नारायण राव मेघावले ने लगभग 2 तोला के आसपास जो है नमक बनाया था। ठीक है, जिसको 6.5 रुपए में जो है खरीदा था सेठ करण तेजपाल ने। अब इसके अलावा जो है धमतरी में जैसे ही मतलब अपना जो वहां अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन 1930, उसके बाद से ये स्पष्ट होने लग जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होने वाला है। तो इसी के एवज में क्या होता है, सत्याग्रही बहुत सारे आंदोलन में भाग लेंगे ही। तो सत्याग्रहियों को अहिंसा का सहारा लेना है, हिंसा नहीं करना है। इसके लिए जो है सत्याग्रहियों को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए धमतरी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना होती है। तो ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना धमतरी में 1 अप्रैल 1930 को होती है। ये सत्याग्रह की स्थापना जो होती है नत्थू जी जगताप के घर में होती है और वही इसके हेड रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो धमतरी में सत्याग्रह के आश्रम की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? नत्थू जी जगताप। बहुत से बुक में डायरेक्ट सुंदरलाल शर्मा का नाम दे दिया रहता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी नत्थू जी जगताप ने। सुंदरलाल शर्मा इस सत्याग्रह आश्रम में एक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, यानी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम का स्थापना करने का काम नत्थू जी जगताप ने किया था। ये आपको इंपॉर्टेंट है, कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर यह तय किया गया कि जो भी सत्याग्रही यहां पर आएंगे तो उनको 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी 1 वीक प्रशिक्षण दिया जाएगा पहले बैच को। फिर वो बैच निकल जाएगा, दूसरा बैच आएगा तो उनको भी 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो टोटल इस तरीके से 3 महीने तक प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 1300 स्वयं सेवक इस सत्याग्रह आश्रम से ट्रेनिंग लेकर तैयार हुए सत्याग्रह करने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नत्थू जी जगताप का तो खुद का ही सत्याग्रह आश्रम था, तो वहां पर वो खुद ही ट्रेनिंग भी दे रहे थे। तो ये 4 लोग जो है यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम करते थे, प्रशिक्षक थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नत्थू जी जगताप। तो जो भी सत्याग्रही यहाँ से ट्रेनिंग लेकर निकलता था उसको एक तिरंगा झंडा, एक गांधी टोपी और एक केसरिया झोला दिया जाता था। और जो भी सत्याग्रही इस आश्रम से निकलता था बाद में जब सत्याग्रह करने भी जाता था तो वो ये 3 चीज अपने पास हमेशा रखता था, एक तिरंगा झंडा, एक गांधी टोपी और एक केसरिया झोला। क्लियर है? अब हम यहाँ पर ये देखते हैं धमतरी के आसपास के क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो जंगल सत्याग्रह हुए वो वाला भाग देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, जो कि जून 1930 धमतरी में हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे पहला जंगल सत्याग्रह यही था, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, जो कि जून 1930 धमतरी में हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि लगभग जो है यहाँ पर जो यहाँ के गट्टा सिल्ली गांव के जो लोग थे
वो जो है अपना मुख्य रूप से ये एक्चुअल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग लेने वाला तो ये आंदोलन जरूर था सत्याग्रह, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया वन कानून का। यहाँ पर जो है लगभग कई बुक में मिलता है 300 मवेशी, कई बुक में मिलता है 800 मवेशी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल अपना ये इंपॉर्टेंट है कि लगभग जो है 300 से 800 मवेशियों के बीच का कोई आंकड़ा होगा। उतने मवेशी जो थे वो कि गट्टा सिल्ली जंगल में जो रहते थे लोग उनके थे, यानी पशु उनके थे। वो जो है पशुओं को चराने के लिए जंगल में लेके जाते थे। तो अचानक क्या किया गया, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, यहाँ के वन अधिकारी थे गट्टा सिल्ली गांव के, उन्होंने क्या किया, उन मवेशियों को जो है मुख्य रूप से बोला कि ये मवेशी जो है ये जो मुख्य रूप से जंगल में चरने जा रहे हैं, वो भी आरक्षित वन में चर रहे हैं, तो ये जंगल कानून का उल्लंघन है। तो जो है यहाँ पर जितने भी मवेशी थी उनको, जो यहाँ पे चढ़ने गए हुए थे, उनको पकड़ के वो कांजी हाउस में डाल दिए, जहां पर पशुओं को बंद करके रखा जाता है। तो मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिए और इनको जो है इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, जो जिनके भी मवेशी थे उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया कि आप इतना जुर्माना पटाओ तभी आपके आपके मवेशियों को छोड़ेंगे, और नहीं तो हम मवेशियों की नीलामी कर देंगे। ये बोला गया ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। तो इस समय जो गट्टा सिल्ली गांव के मालगुजार थे उनका नाम था गोस्वामी लाल कुंवर। गोस्वामी लाल कुंवर जो थे वो गट्टा सिल्ली गांव के जो है मालगुजार थे। तो गट्टा सिल्ली के जो लोग थे उन्होंने जो है अपने मालगुजार से रिक्वेस्ट की कि आप जो है इनको छुड़वा दो। तब मालगुजार जो है इस समय धमतरी लोकल बोर्ड जो थे उन उसके अध्यक्ष थे अंजोर राव कृदंत। ठीक है, अंजोर राव कृदंत जो थे वो इस धमतरी लोकल बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो गट्टा सिल्ली के जो मालगुजार गोस्वामी लाल कुंवर है वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं अंजोर राव कृदंत से कि आप जो है इन मवेशियों को छुड़वाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को बोलें। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो है फेल हो जाते हैं। तब गट्टा सिल्ली गांव के जो प्रमुख लोग रहते हैं वो जाते हैं धमतरी कांग्रेस कमेटी के पास। तो उस समय धमतरी कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष रहते हैं, मुख्य रूप से सचिव रहते हैं, उस समय सचिव रहते हैं नारायण राव मेघावाले धमतरी कांग्रेस कमेटी के। तो जैसे ही ये सूचना गट्टा सिल्ली के लोग नारायण राव मेघावले को देते हैं, नारायण राव मेघावले जो है वो जो है मुख्य रूप से अपने साथ कांग्रेसी सत्याग्रहियों को लेते हैं जिनकी संख्या रहती है 50। तो ये नारायण राव मेघावले 50 सत्याग्रहियों को लेकर चले जाते हैं सीधा गट्टा सिल्ली गांव। अब वहां पे वो गट्टा सिल्ली में जैसे ही पहुंचते हैं वो ब्रिटिश अधिकारियों को बोलते हैं कि आप मवेशियों को जो है यहाँ मुख्य रूप से रिहा कर दीजिए। लेकिन वो ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश अधिकारी वो तो कांजी हाउस से मवेशियों को निकालकर नीलामी करने ले जा रहे हैं। तब ये सत्याग्रही जो रहते हैं नारायण राव मेघावले के नेतृत्व में ये सत्याग्रही कांजी हाउस के गेट के बाहर लेट जाते हैं। और लेटने के मतलब उनको पुलिस के द्वारा हटाया जाता है। पहले तो नॉर्मल उनसे निवेदन किया जाता है सत्याग्रहियों से कि आप हट जाइए। जब सत्याग्रही हटते नहीं तो ब्रिटिश अधिकारी पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस के द्वारा उनको डंडे से मारा जाता है, उनको हटाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो हटते नहीं। तो उनके ऊपर जो है जो खौलता हुआ जो है पानी फेंक देते हैं, गर्म पानी। फिर वो तब भी नहीं हटते वहां से। तो अंत में जो यहाँ पर जितने भी मवेशियों को कैद किया रहता है ब्रिटिश सरकार उनको छोड़ देती है। ठीक है, तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह एक सफल सत्याग्रह था जिसमें मवेशियों को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है नारायण राव मेघावले के साथ जो प्रमुख लोग जो इस सत्याग्रह में शामिल हुए थे, जो वहां पर 50 सत्याग्रह, उसमें से कुछ प्रमुख लोग हैं नत्थूजी जगताप, शोभाराम देवांगन, गिरधारी लाल तिवारी। नत्थूजी जगताप, शोभाराम देवांगन और गिरधारी लाल तिवारी और नारायण राव मेघावले के साथ टोटल 50 है, जिसमें से प्रमुख है। तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह यहाँ पर सफल हो जाता है और मवेशियों को निःशुल्क छोड़ दिया जाता है। अब सेकंड आता है यहाँ पर रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो है अगस्त 1930 धमतरी में होता है। गट्टा सिल्ली गांव भी धमतरी में था, रुद्री नवागांव भी जो है वो भी धमतरी में 1930 अगस्त में ये भी होता है। अब यहां पर क्या होता है, 22 अगस्त 1930 पहले जो धमतरी की कांग्रेस कमेटी रहती है वो देखती है कि गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जो है काफी सफल रहा, तो उससे वो काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और तय करते हैं कि अब जो है जंगल कानून का उल्लंघन करेंगे। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रोग्राम बना था, जहां नमक कानून नहीं टूट सकता वहां जंगल कानून तोड़ना है। तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत जो है पहले जैसे ही गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह सफल होता है तो यहाँ के सत्याग्रही काफी उत्साहित होते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि अब वो रुद्री नवागांव में वन कानून का उल्लंघन करेंगे, वन आरक्षित वन में जाकर घास काटेंगे जिससे वन कानून का उल्लंघन होगा। तो दिन तय किया जाता है 22 अगस्त 1930 को। 22 अगस्त 1930 को यह घोषित किया जाता है
कि यहाँ पर जो सत्याग्रही समिति थी, यानी जो सत्याग्रह आश्रम से प्रशिक्षित होकर आए थे, उनकी एक सत्याग्रह समिति थी। अब अब क्या होगा, अगर मान लीजिए उनको पता था अब तो गिरफ्तारी होनी है, तो अगर सब लोग एक साथ जाकर वहां पर आंदोलन करेंगे, जितने भी सत्याग्रही हैं, तो अगर सब एक साथ जाकर वहां पे आंदोलन करने या सत्याग्रह करने चल जाएंगे तो सब गिरफ्तार हो जाएंगे, तो सत्याग्रह एक ही दिन में बंद हो जाएगा। तो यहां पर तय किया गया कि 5-5 का दल बनाकर जो है सत्याग्रहियों को भेजा जाएगा, और उस 5 के दल में जो है एक व्यक्ति रहेगा, वो मुखिया होगा, जो एक प्रमुख नेता होगा, जिसको डिक्टेटर बोला जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर जो है सत्याग्रही जो समिति थी उसको भंग करके डिक्टेटर बनाए गए, यानी 5 का एक दल बनाया गया, उस 5 के दल में एक मुखिया बनाया गया जो कि उस दिन जो है सत्याग्रह को लीड करेगा। तो जो पहले डिक्टेटर बनाए गए वो थे नारायणराव मेघावाले। नारायणराव मेघावाले जो थे वो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का पहला डिक्टेटर था। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से यहाँ पे नारायणराव मेघावले डिक्टेटर नियुक्त होने के बाद नारायणराव मेघावले ने यह तय किया कि वो पहले दिन नहीं जाएंगे। पहले दिन जो है उन्होंने अपने बदले, नारायणराव मेघावले ने अपने बदले नियुक्त कर दिया नथुजी जगताप को। ठीक है, तो पहले दिन के डिक्टेटर नियुक्त हुए थे नारायणराव मेघावले, लेकिन नारायणराव मेघावले ने जो है किसी कारणवश जो है नथुजी जगताप को पहले दिन का डिक्टेटर नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर नथुजी जगताप के नेतृत्व में जो है 5 सत्याग्रहियों का जो दल है वो जाने के लिए तैयार हुआ 22 अगस्त 1930 को ही। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों तक पहुंच जाती है कि एक सत्याग्रहियों का दल जाने वाला है, जिसका कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वाले नारायणराव मेघावले और नथुजी जगताप है, तो 22 अगस्त 1930 के सुबेरे सुबेरे ही क्या होता है, नारायणराव मेघावले और नथुजी जगताप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है सत्याग्रहियों को लीड जो करते हैं वो रहते हैं छोटेलाल श्रीवास्तव। तो छोटेलाल श्रीवास्तव इनकी गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों को लीड करते हैं और रुद्री नवागांव पहुंचकर जो है जंगल सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। इस समय जो पंडित सुंदरलाल शर्मा रहते हैं वो मुख्य रूप से अपने गांव राजिम में रहते हैं, राजिम के जो चमसूर गांव में, वहां पे रहते हैं। जब इसकी सूचना लगती है उनको कि नारायणराव मेघावले और नथुजी जगताप गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो जो है अपने गांव से, राजिम से निकलते हैं धमतरी आने के लिए कि अब वो जाकर सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है अभनपुर में। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा अभनपुर में गिरफ्तार हो जाते हैं 22 अगस्त को ही। तो मुख्य रूप से जो इस आंदोलन को नेतृत्व करते हैं, जो गिरफ्तार नहीं हुए रहते, वो रहते हैं छोटेलाल श्रीवास्तव। तो छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया जाता है। अब यह आंदोलन चलता ही रहता है। इसके बाद क्या होता है, ये अगस्त से जो है, मतलब गिरफ्तारी के बाद भी धीरे धीरे कई जगहों में आंदोलन चलता रहता है। 16 सितंबर 1930 को लगभग 56,000 सत्याग्रही जो है वो रुद्री नवागांव के आसपास के क्षेत्र में इकट्ठा हो जाते हैं आंदोलन करने के लिए। पुलिस के द्वारा जो है इन भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। इस लाठीचार्ज के विरोध में जो आम जनता रहती है वो पुलिस पर पथराव करने लग जाती है, जिस पथराव पर सब इंस्पेक्टर जो रहते हैं राम भरोसा, जिनका नाम रहता है, राम भरोसा जो है वो मुख्य रूप से घायल हो जाते हैं। तो इनके घायल होना एक सीधा सीधा है, अगर पुलिस पर पथराव हो रहा है तो पुलिस को बहाना तो मिल गया है, तो पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा, सीधा वहां पर गोली चालन किया जाएगा। तो पुलिस के द्वारा यहाँ पर गोली चालन किया जाता है, जिसमें लमकेनी, कहीं कहीं पे लबकेनी लिखा रहता है, जो धमतरी के अंतर्गत आने वाले लमकेनी ग्राम के 2 सत्याग्रही जो रहते हैं इस गोली चालन में मुख्य रूप से घायल हो जाते हैं, जिनका नाम रहता है भिंदू जी कुंभकार और रत्नू जी। कहीं कहीं पर इनका नाम सिंधु कुमार लिखा हुआ मिलता है नॉर्मल बुकों में, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम है भिंदू जी कुंभकार। कहीं कहीं पे भिंदू जी कुम्हार भी हो सकता है। ये जो है, मैं आपको ये सोर्स बता रहा हूं, ये जो इस आंदोलन में सत्याग्रह में शामिल हुए थे शोभाराम देवांगन, जिनका नाम हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, शोभाराम देवांगन भी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए थे। उन्होंने इस सत्याग्रह के बाद जो है आगे चलकर उनके द्वारा जो है एक बुक लिखी जाती है, उसमें उन्होंने जो नाम बताया है वो यही नाम है, भिंदू जी कुंभकार और रत्नू जी। अगर सिंधु कुम्हार भी आ जा रहा है तो आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि ये भिंदू जी कुंभकार और सिंधु कुम्हार एक ही व्यक्ति थे। जो हमको जितने भी बुक पढ़े हम उसमें बस उनका नाम अलग अलग लिखा हुआ मिलता है। तो इनके शोभाराम देवांगन के अनुसार भिंदू जी कुंभकार उनका नाम था, नॉर्मल बुक में हम सिंधु कुम्हार पढ़ते हैं। ठीक है, और रत्नू जी, ये 2 व्यक्ति थे जो इस गोली चालन में ये घायल हो जाते हैं
और 2 दिन बाद जो इनको घायल अवस्था में भी रायपुर जेल में बंद किया जाता है, जहां 2 दिन बाद ये दोनों की मृत्यु हो जाती है। यानी बिंदु जी कुम्हार और रत्नू जी दोनों की मृत्यु होती है इस गोली चालन में। ठीक है, तो ये सत्याग्रह 1931 तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक गांधी इरविन समझौता नहीं हो जाता 5 मार्च 1931 को। तो इस समझौते के बाद यह आंदोलन शांत होता है या खत्म होता है। यहां पर आपको इससे एक चीज आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रही होगी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था हमारे यहाँ का, वो हिंसक था। यानी ऐसा नहीं कि एक तरफ से हिंसा हो रही है पुलिस के द्वारा, जनता के द्वारा भी हिंसा हो रही है, वो भी पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन छत्तीसगढ़ में हिंसक था। ये आपके पेपर में कूट वाले क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, तो ये हिंसक था। क्लियर है। अगला हम देखते हैं तमोरा जंगल सत्याग्रह, जो सितंबर 1930 महासमुंद में हुआ। एक इंपॉर्टेंट जंगल सत्याग्रह है। 1 सितंबर 1930 1 सितंबर 1930 को भगवती प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में एक जत्था जो रहता है वो तमोरा ग्राम रवाना होता है आंदोलन करने के लिए, यानी सत्याग्रह करने के लिए। तो 1 सितंबर 1930 को एक जत्था तैयार होता है जो जाता है भगवती प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में तमोरा ग्राम और इस सत्याग्रह को प्रारंभ करता है। क्लियर है। 9 सितंबर 1930, इसके बीच के काल में क्या होता है, 1 सितंबर 1930 को तमोरा ग्राम के लिए रवाना होता है और 9 सितंबर 1930 को तमोरा ग्राम में एक्चुअल जंगल सत्याग्रह चालू हो जाता है। लेकिन इसके बीच के समय में लभरा ग्राम जो कि महासमुंद में ही रहता है, वहां पर जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है जिसका नेतृत्व करते हैं अरिमर्दन गिरी। तो ये तमोरा जंगल सत्याग्रह 1 सितंबर को भगवती प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में जाते हैं, वहां जंगल सत्याग्रह प्रारंभ होता है। लेकिन एक्चुअल जो तमोरा ग्राम का जंगल सत्याग्रह होता है वो 9 सितंबर को प्रारंभ होता है। लेकिन इसी दोनों के बीच में जो है महासमुंद में ही लभरा ग्राम में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ होता है, जिस 6 सितंबर से 8 सितंबर 1930 में यहाँ पे जंगल कानून का उल्लंघन किया जाता है, जिसका नेतृत्व करते हैं अरिमर्दन गिरी। और जब यहाँ पर ही लभरा ग्राम के पास ही तमोरा ग्राम रहता है, उसके बाद जितने भी सत्याग्रही यहाँ पर रहते हैं वो चले जाते हैं तमोरा ग्राम में जंगल सत्याग्रह करने। ठीक है, तो तमोरा ग्राम में 9 सितंबर 1930 को जंगल सत्याग्रह प्रारंभ होता है। शंकरराव गनोदवाले और यति यतनलाल जो है इसका नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, जो जंगल में वनोपज रहते हैं उसको उठाकर आते रहते हैं, जिससे जंगल कानून का उल्लंघन होता है, जिसमें जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है शंकरराव गनोदवाले और यति यतनलाल को। उसके बाद जो है लभरा ग्राम से आए अरिमर्दन गिरी, उनको इस सत्याग्रह की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में सत्याग्रह होगा। और लगभग 500 सत्याग्रही जो है वो तमोरा ग्राम में धनुष बाण के साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो जो है लभरा ग्राम, ये तमोरा ग्राम में ही जो है 5000 सत्याग्रही धनुष बाण के साथ जैसे ही तमोरा ग्राम के जंगल में प्रवेश करते हैं, तो वहां के जो रेंजर रहते हैं वो इनको मना करते कि आप अंदर मत जाइए। लेकिन ये तब भी जो है धनुष बाण के साथ अंदर प्रवेश करते हैं, जिसमें पुलिस और आम जनता के मध्य जो है मुठभेड़ हो जाती है। वहां पर कोई पथराव करता है, कोई गोली चालन करता है, तो यहाँ पर भी वो होने लगता है। इसके बाद जो है 13 सितंबर 1930 को तमोरा ग्राम में लगभग 5000 लोगों का सम्मेलन होता है। ठीक है, इस सम्मेलन में 700 महिलाएं भी शामिल होती हैं। इस सम्मेलन में, क्योंकि इस समय तक धारा 144 पूरे जंगल के महासमुंद के आसपास के क्षेत्र में लागू कर दी गई थी, तो इस समय जो यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी जो रहते हैं, एसपी दुबे, कहीं कहीं पे एमपी दुबे नाम मिलता है लेकिन वो एसपी दुबे है। एसपी दुबे जो रहते हैं ये क्या करते हैं कि ये सत्याग्रहियों, पहले तो जो एसपी दुबे रहते हैं एक शांत स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं जो सत्याग्रहियों के प्रति थोड़े से नरम रवैया अपनाते हैं, लेकिन उस समय मिलने पर सत्याग्रहियों के बीच फूट डालने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर जब ये सम्मेलन होता रहता है, यहाँ पर एक सत्याग्रही रहते हैं जो कि सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अद्वैत गिरी। उनको एसपी दुबे बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि आप इस सत्याग्रह में जितने भी आपके लोग शामिल हो रहे हैं आप उनको अलग कर दीजिए, और इस सत्याग्रह के बाद मैं पोंडा नाम का गांव जो है वो आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं अद्वैत गिरी, वो इसके लिए तैयार नहीं होते और वो यहाँ पर आके इस सम्मेलन में सबको बता देते कि उन्होंने मेरे से ऐसी ऐसी चीजें बोली है। तो यहाँ पर जितने भी महिलाएं रहती है और 5000 लोग रहते हैं, ये इकट्ठा होते हैं और तमोरा गांव में फिर से जंगल सत्याग्रह के लिए तमोरा के जंगल में चले जाते हैं, जहां पर एसपी दुबे बाहर मौजूद रहते हैं अपनी पुलिस बल के साथ इनको रोकने के लिए। तो दयावती जो रहती है वो इन 700 महिलाओं को लीड करती है
और वो जो एसपी दुबे रहते हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं, तो दयावती उनको जो है तमाचा मार देती है एसपी दुबे को। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, एसपी दुबे जो थे वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और वो नहीं चाह रहे थे उस समय कि दंगे बड़े स्तर में हो। इसी के लिए जो है वहां के आसपास के जितने भी माल गुजार रहते हैं वो समझा बुझा के जो है इस जो एसपी दुबे को तमाचा मारते, उसके बाद भी जो है एसपी दुबे कोई निर्णय नहीं लेते कि उनके ऊपर गोली चालन हो, या जो मामले की जो भी स्थिति रहती है उसको संभाल लेते हैं एसपी दुबे और वहां के माल गुजार। क्लियर है? तो याद रखना है, बालिका दयावती जो है वो तमोरा जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड है और 13 सितंबर 1930 को उन्होंने झापड़ मारा था या तमाचा मारा था एसपी दुबे या एमपी दुबे, जो नॉर्मल बुक में नाम मिलता है। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पे ये भी जो तमोरा जंगल सत्याग्रह है ये भी जो है चलता रहता है गांधी इरविन के समझौते तक, उसके बाद शांत होता है। इसी समय महासमुंद के आसपास के क्षेत्र में भी गतिविधियां बढ़ती है और सालिहिया ग्राम जो है वो भी महासमुंद के आसपास सितंबर 1930। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहता है सालिहिया ग्राम जो रहता है तानवट नवापारा जमींदारी के अंतर्गत आता था सालिहिया ग्राम महासमुंद में। तो ये तालवट नवापारा जमींदारी का जो जमींदार था वो किसानों से जो है बहुत उनके अत्याचार करता था किसानों के साथ, और वहां के जो लोग थे उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो यहाँ पर जो है सालिहिया ग्राम के जो रहते हैं उसी में सालिया ग्राम के जो माल गुजार रहते हैं, सालिया ग्राम के अंतर्गत ही नवापारा का क्षेत्र पड़ता था गांव, उसके माल गुजार रहते हैं अंजोर सिंह। तो अंजोर सिंह के नेतृत्व में यहाँ के सत्याग्रही जो है इस जमींदार के विरुद्ध जो है मुख्य रूप से सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं और वहां पे विदेशी वस्तुओं की दुकान जो रहती है उसके सामने धरना देते हैं। ऐसा इसलिए करते रहते क्योंकि यहाँ का जमींदार अंग्रेजों का चमचा था। तो यहाँ पर इस सत्याग्रही अंजोर सिंह के नेतृत्व में जो है इस सत्याग्रह को अंजाम देते हैं, विदेशी वस्तुओं के दुकानों के बाद धरना देते हैं, जंगल कानून का उल्लंघन करते हैं जैसे नॉर्मल अन्य क्षेत्रों में होता रहता है। तो यहाँ पर जो रहते हैं पुलिस जो है इन सत्याग्रहियों को रोकने का प्रयास करती है, उनको ऊपर लाठीचार्ज करती है। ये भी जो है पुलिस वालों के ऊपर जो है पथराव करते हैं जिसमें एक सर्किल इंस्पेक्टर और 2 सिपाही घायल हो जाते हैं। उसके बाद सत्याग्रहियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के बाद सालिहिया ग्राम से ही 2 किलोमीटर दूर जो है पतरापाली ग्राम में जो है यहाँ पर भी जो है अगले दिन जो जमींदार के विरोध में यह आंदोलन होता है, इसी ये तानवट जमींदारी के अंतर्गत ही वो आ रहा था। तो यहाँ पर पतरापाली ग्राम में भी जो है यही प्रॉब्लम फिर से होती है और यही सत्याग्रह चालू होता है और यहाँ पर भी पथराव होता है, गोलीबारी होती है जिसमें 28 लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो है महासमुंद के अंतर्गत आने वाले जो है चौकाबेड़ा ग्राम में जो है जो ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न होती, पथराव होता है और गोली चालन होता है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, लक्ष्मी नारायण तेली नामक व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ है सालिहिया ग्राम जो मुख्य रूप से तानवट नवापारा जमींदारी के अंतर्गत आ रहा था, जहां के जमींदार जो था अंग्रेजों का चमचा था, पिट्ठू था। अब यहाँ पर देखते हैं इसी बीच जो है 15 अक्टूबर 1930 चंदखुरी जो क्षेत्र है रायपुर में, वहां भी घटना होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो अंग्रेजों का यहाँ पर पुलिस अधीक्षक रहते हैं इस समय रायपुर के आसपास के क्षेत्र के, वो चंदखुरी गांव में गए रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, आंदोलन को नेतृत्व करने जो आसपास में हो रहा है, तो उनकी वहां पर एक सैनिक टुकड़ी स्थापित होती है। तो पुलिस अधीक्षक गए रहते हैं तो वो अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि आप जो है चंदखुरी जाओ और वहां से जो राशन है वो फ्री में उठाकर ले आओ। तो यहाँ पर जो रहते हैं अनंतराम बरछिया और सखाराम, इनकी राशन की दुकान रहती है और ये कट्टर कांग्रेसी रहते हैं, ठीक, और सत्याग्रही रहते हैं। तो अनंतराम बरछिया और सखाराम के पास इस पुलिस अधीक्षक के जो रहते हैं वहां पर उसके सैनिक आते हैं और उनके हाथ से जो है राशन लेकर जाने लगते हैं। तो इन लोग पैसा मांगते हैं और राशन को छीन लेते हैं कि हम बिना पैसे के राशन नहीं देंगे। और तो इस सैनिक वापस आता है और इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को देते हैं। पुलिस अधीक्षक जो है अपनी सेना के साथ पुलिस वालों के साथ यहाँ पे पहुंचता है और इन दोनों को जो है पूरे गांव वालों के सामने डंडे से मारा जाता है और जितना भी राशन है उसको फ्री में ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये घटना जो है आसपास के क्षेत्र में होती रहती है और लोगों को जो इस चंदखुरी के आसपास के लोग थे उनको डराने के लिए क्या करते हैं, आरंग, धरसीवा और खरोरा के आसपास जितने भी पुलिस बल रहते हैं सबको इसी जगह बुला लेते हैं और 1 सप्ताह का उनका टूर रहता है। यहाँ पर 1 सप्ताह वो पुलिस अधीक्षक रहते हैं, तो 1 सप्ताह तक यहाँ से जो है फ्री में राशन लेते ही रहते हैं वो। ठीक है, इसी बीच जो है आरंग के पास भी कुछ घटना होती है। आरंग में जो है शिव नारायण लोहार जो है राष्ट्रीय गीत गाते हैं एक सभा में, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है
और झुमुक लाल के घर में जो है 1.5 तोला सोना और 16 तोला चांदी को पुलिस के द्वारा हड़प लिया जाता है। कुछ फैक्ट है, तो झुमुक लाल भी जो है आरंग के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। इनके घर में भी जो पुलिस जो आती है वो रेड डालती है, और इनके घर में जो है 1.5 तोला सोना रहता है जो उनका खुद का रहता है, और यहाँ पर 16 तोला जो है यहाँ पर चांदी रहता है। उन दोनों को ये जो है इतने सोना और चांदी को वो हड़प लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसमें चंदखुरी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप इसको देखिएगा, पेपर में आ सकता है आनंद राम बरछिया और सखाराम। तो ये कुछ घटनाएं महासमुंद के आसपास के क्षेत्र में हुई है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का इसमें पोर्शन देखते हैं कि कहाँ कहाँ और क्या जंगल सत्याग्रह हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखते हैं दुर्ग में क्या क्या चीजें घटनाएं घटित हुई। तो सबसे पहले अगर हम देखें दुर्ग में आंदोलन में, तो 25 मई 1930 को क्या होता है, संयुक्त राजनीतिक परिषद होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कांग्रेस का जो है 3 भाग में बटा हुआ था, एक था महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस, एक था विदर्भ कांग्रेस और एक था नागपुर कांग्रेस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो महाकौशल कांग्रेस रहती है प्रांतीय कांग्रेस और जो विदर्भ की प्रांतीय कांग्रेस रहती है, वो दोनों का संयुक्त अधिवेशन यहाँ पर होता है 25 मई 1930 को, जिसके अध्यक्ष रहते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। ये अधिवेशन हो रहा है दुर्ग में। ठीक है, तो दुर्ग में ये अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त और स्वागता अध्यक्ष रहते हैं छगन लाल। तो इस अधिवेशन में तय होता है कि नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा। तो जो दुर्ग में स्थित पुलगांव नाला है वह उसके पानी से जो है वहां पर नमक बनाया जाता है और नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। तो दुर्ग में 25 मई 1930 को संयुक्त राजनीतिक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता घनश्याम सिंह गुप्त करते हैं और जिसके स्वागताध्यक्ष छगन लाल रहते हैं। संयुक्त अधिवेशन महाकौशल की कांग्रेस और विदर्भ कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन होता है और पुलगांव नाले पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। अगला हम देखते हैं कि जंगल सत्याग्रह भी, क्योंकि जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था, तो इस समय जो है मोहबना जंगल सत्याग्रह होता है। मोहबना जो है दुर्ग के जिले के अंतर्गत उस समय आने वाला एक क्षेत्र था जहां पर जुलाई 1930 में सत्याग्रह होता है। वन कानून का उल्लंघन किया जाता है, जैसे कि आरक्षित वन में जाकर घास काटी जाती है, मवेशियों को छोड़ा जाता है। सेम जैसे कार्यक्रम चल रहे थे दुर्ग में भी होता है, जुलाई 1930 में होता है। इसके जिसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं विश्वनाथ यादव तामस्कर, जिनको वी.वाई. तामस्कर के नाम से जाना जाता है, और मोहनलाल बाकलीवाल। तो ये दोनों के द्वारा मोहबना गांव में जो जंगल सत्याग्रह होता है वन कानून के उल्लंघन करने के उद्देश्य से, उसका नेतृत्व ये दोनों करते हैं। अगला इसी समय होता है पोंडी जंगल सत्याग्रह। पोंडी जंगल सत्याग्रह जो होता है वो अगस्त 1930 में होता है। यहाँ पर अगस्त 1930 में क्या होता है, जो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल रहते हैं वो क्या करते हैं, किसानों का एक सम्मेलन बुलाते हैं और आम जनता का एक सम्मेलन बुलाते हैं। उस सम्मेलन में जो है वो ब्रिटिश सरकार की निंदा करते हैं और उनके विरुद्ध सत्याग्रह में लोगों को आने के लिए जो है मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको सत्याग्रह करना है और ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करना है, जिसके अंतर्गत आपको जंगल कानून का उल्लंघन करना है। तो उनका भाषण होता है 13 अगस्त 1930 को भाषण देते हैं वो। उनके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और मोहम्मदा जो पोंडी गांव के आसपास जो है जंगल सत्याग्रह चालू होता है। ठीक है, तो जिसका नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ही करते हैं इस भाषण के साथ, जिसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में यह आंदोलन चलता रहता है और अंत में गांधी इरविन समझौता जब होता है मार्च 1931 में, तो यह आंदोलन समाप्त होता है, यह सत्याग्रह समाप्त होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोहबना में जुलाई में हुआ था, पोंडी गांव में अगस्त 1930 में, दोनों ही दुर्ग के अंतर्गत आते थे। अगला है बेमेतरा जंगल सत्याग्रह। यहाँ पर जो है जब मोहबना जंगल सत्याग्रह होता है तो वहीं से विश्वनाथ यादव तामस्कर जो रहते हैं वो बेमेतरा के भी चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पर सभाओं का आयोजन करते हैं और वो जाकर बेमेतरा में भी लोगों को आम सभा में संबोधित करते हैं और जंगल सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये होता है सितंबर 1930 में वी.वाई. तामस्कर के नेतृत्व में। ठीक है, क्योंकि वही सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद जो है लोग जागरूक होकर जंगल सत्याग्रह कर रहे थे। अगला हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कि जो 10 सितंबर 1930 को दुर्ग में और 16 सितंबर 1930 में बालोद में, यहाँ पर उस समय जो नगर पालिका थी दुर्ग की उसके अध्यक्ष थे रत्नाकर झा। उनके द्वारा जो है 10 सितंबर 1930 को दुर्ग में और 16 सितंबर 1930 को बालोद में जो है
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है भाषण देते हैं और उसमें ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार की बात करते हैं, जिसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपको याद रखना है रत्नाकर झा जो है वो दुर्ग जिले में जो है दुर्ग नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे इस समय, और 10 सितंबर 1930 में उनका दुर्ग में भाषण हुआ था। 16 सितंबर 1930 को बालोद में भाषण हुआ था। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो भाषण में ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार की बात कर रहे थे। अगला देखते हैं, इसी समय कुछ फैक्चुअल नॉलेज है कि इस समय जो है दुर्ग जिले में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1930 में। इस विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे गणेश प्रसाद सिंगरौल, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद चौबे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी कांग्रेस बना है दुर्ग में 1930 में, महत्वपूर्ण भूमिका गणेश प्रसाद सिंगरौल, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद चौबे। अगला देखते हैं, इसी समय दुर्ग में जो है किसान परिषद का भी गठन होता है। इस किसान परिषद के गठन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनका नाम है उदयराम। तो उदयराम के द्वारा किसान परिषद का यहाँ पे गठन होता है दुर्ग 1930 में। तो इसी बीच हमने जो है रायपुर का शुरू में पढ़ा था, फिर बिलासपुर देख लिए थे, दुर्ग देख लिए। तो अब यहाँ पर जो है कुछ क्षेत्र रायपुर में जो इस समय कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण और हुई है इसी बीच में, तो उसको भी हम यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज के रूप में देख लेते हैं। 29 अप्रैल 1930 को रायपुर में एक आम सभा का आयोजन होता है। इस आम सभा को संबोधित करते हैं वामन राव लाखे, यानी वामन राव लाखे की सभापति में इस सभा का आयोजन होता है 29 अप्रैल 1930 को। वामन राव लाखे उस सभा में जो है ब्रिटिश सरकार के विरोध में बातें करते हैं, ब्रिटिश सरकार को गुंडा राज कहकर बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वामन राव लाखे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 29 अप्रैल 1930 रायपुर में आम सभा, वामन राव लाखे। पेपर में आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सही है गलत है, और आपको ऐसा लिखकर सिर्फ दे देगा 29 अप्रैल 1930 रायपुर में आम सभा डैश करके वामन राव लाखे। मैच है कि नहीं आपको वो देखना है, तो कौन सा गलत है कौन सा सही उसमें ही आपको काम आएगा। ठीक है, फिर क्या होता है 10 जुलाई 1930 को जो है जुलाई के महीने में ब्रिटिश सरकार यह तय करती है कि अकोला और अमरावती के आसपास जो भी सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए हैं उनको जो है शिफ्ट करने का प्लान बनाती है। तो उसी बीच जो है उनको रायपुर लाती है, अकोला और अमरावती के जो कैदी रहते हैं उनको रायपुर लाते हैं। तो 10 जुलाई 1930 को जैसे ही कैदियों को लेकर रायपुर स्टेशन लाया जाता है, तो उस समय जो है उनके स्वागत में रायपुर के सत्याग्रही वहां पर इकट्ठा होते हैं, और जैसे ही उनको लाया जाता है तो वहां पर जो है वंदे मातरम, भारत माता की जय संबंधित नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है पुलिस जो है बिना किसी को बताए क्या करती है, तुरंत लाठीचार्ज कर देती है। वहां पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उनको बोलती भी नहीं कि आप हट जाएं या कुछ, सीधा लाठीचार्ज कर देती है। तो ये घटना भी जो है कि यहाँ पर जो है अकोला व अमरावती के कैदियों का स्थानांतरण वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे, और 10 जुलाई 1930 को जो है लाठीचार्ज किया जाता है रायपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में। तो कांग्रेस के द्वारा इस जो भी यहाँ घटना हुई है लाठीचार्ज जो है रेलवे स्टेशन में, उसकी जांच के लिए कांग्रेस एक समिति बनाती है कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या है। तो इस जांच समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं रेवा प्रसाद मिश्र, और सदस्य में रहते हैं रामदयाल तिवारी और कृष्ण कुमार चौबे। तो रेवा प्रसाद मिश्र, रामदयाल तिवारी और कृष्ण कुमार चौबे के नेतृत्व में जो है एक जांच समिति रहती है। ये जांच समिति जो रहती है उस रायपुर के प्लेटफॉर्म में जो उस समय लोग मौजूद रहते हैं उसमें से 36 से 38 लोगों को वहां पर बुलाया जाता है कि वो आकर अपना घटनाओं की जो आंखों देखा हाल बताए कि वहां क्या हुआ। तो जांच समिति मतलब ये निर्णय पहुंचती है कि कोई भी वहां पर ऐसा पुलिस के द्वारा अनाउंस नहीं किया गया कि हम जो है आपको लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप हट जाइए या कुछ। और वो लाठीचार्ज करना, क्योंकि वो रायपुर रेलवे पुलिस थी और रेलवे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो रेलवे पुलिस को लाठीचार्ज का अधिकार नहीं है, वो भी गलत है। तो जांच समिति तो पाती है कि ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस व्यवस्था उसके द्वारा ये अपराध किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसमें चुप रहती है और कोई भी एक्शन नहीं लेती। इसी बीच क्या होता है 16 नवंबर 1930 को रायपुर के जो राष्ट्रीय विद्यालय रहते हैं उस समय उसके प्रधान अध्यापक रहते हैं नंद कुमार दानी। नंद कुमार दानी ये तय करते हैं कि 16 नवंबर 1930 को जो है यहाँ पर जवाहर दिवस मनाया जाएगा रायपुर में, क्योंकि नंद कुमार दानी हमेशा क्या करते थे, राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों को लेकर जो है सुबेरे प्रभात फेरी निकाला करते थे। तो 16 नवंबर को जवाहर दिवस के दिन भी जो है वो मनाने का निर्णय लेते कि 16 नवंबर जवाहर दिवस मनाया जाएगा। और नंद कुमार दानी और राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र जो है वो जुलूस निकालते हैं, और इस जुलूस में नंद कुमार दानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है
और जो है जो बच्चे रहते हैं उनको भी धक्का दे के पुलिस वाले जो है गिरा देते हैं। तो आपको ये जो कुछ फैक्चुअल नॉलेज है जो रायपुर से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, इसी बीच जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में होता है, उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती, तो इसलिए वो जो गोलमेज सम्मेलन रहता है वो फेल हो जाता है। तब यहाँ पर जो है जो उस समय भारत के वायसराय रहते हैं इरविन, वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी अपनी कुछ मांगे इरविन के सामने रखते हैं, जिसको इरविन जो है उसमें से कुछ मांगों को मान लेता है। और इरविन की ये मांग रहती कि आप जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे, यानी कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, तो यहाँ पे और आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं वो बंद कर देंगे। तो गांधी और इरविन के मध्य ये समझौता हो जाता है। महात्मा गांधी ये मान लेते हैं कि वो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा लेगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया जाएगा। और उसके एवज में इरविन जो है गांधी जी की कुछ मांगों को मानते हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो राजनीतिक बंदी जिन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया उनको छोड़ने का जो है इरविन वादा करते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा। नमक बनाने का कुछ कहीं पर सत्याग्रही सत्याग्रह नॉर्मल हो रहा है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस तरीके की कुछ मांगे रहती है। तो यहाँ पर गांधी और इरविन के मध्य समझौता हो जाता है और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा रहता है प्रथम चरण वो खत्म कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी जो है फिर कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में लंदन जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और उस गोलमेज सम्मेलन में जो है कोई भी निर्णय नहीं ले पाते वहां पर, क्योंकि मुख्य रूप से वहां पर दलितों के संबंधित कुछ मुद्दे उठते हैं, जिसमें दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा मुख्य रूप से वहां पर चर्चा होती रहती है कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा चुनाव के लिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वहां पर चुनाव लड़ने वाला भी दलित होगा और वोट देने वाला भी दलित होगा। भले ही वहां पर कोई दलित रह रहा हो, कोई दूसरे दलित नहीं भी रह रहा, मतलब मान लीजिए कि उस क्षेत्र में कोई दलित रह रहा है तो वही वोट दे सकता है, कोई दलित नहीं है और वो उस क्षेत्र में रह रहा है तो उसको वोट देने का अधिकार ही नहीं होगा, जैसे कि मुस्लिम पृथक क्षेत्र पहले बने हुए थे। तो गांधी जी जो रहते हैं, ये सब जब चर्चा होती है तो गांधी जी जो है वहां से निकल जाते हैं गोलमेज सम्मेलन से और अंत में वो वापस भारत आते हैं और दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भी गांधी जी को जब कुछ हासिल नहीं होता, वो समझते हैं कि इस अधिवेशन में भाग लेना भी जो है वो खराब हो गया है, तो वो वापस भारत आते हैं और वापस भारत आकर दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करते हैं। तो वो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो यहां तक जो था हमने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो विभिन्न क्षेत्रों में जो भी घटनाएं उस वाले पार्ट को कवर कर लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला टॉपिक के साथ।